नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। एमपी का चुनावी रण चरम पर है। चुनावी दंगल में जुबानी जंग तेज है। भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर तकरार है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल चुनावी दंगल में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जीत की जद्दोजहद के लिए अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर माहौल बना रहे हैं। चुनावी समर में सभाएं, रोड शो, रैलियों का शोर जमकर सुनाई दे रहा है। सभाओं के दौरान स्टार प्रचारकों की हुंकार है। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता अपने राजनीतिक दल की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम होगा ये देखने वाली बात होगी और एमपी में सेट हो पाएगा और जनता किसको रिजेक्ट करेगी ये 3 दिसंबर को ही पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब मिलना जरूरी है। जनता मांगे जवाब में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे दिग्गजों की हुंकार वार पलटवार में। एमपी में चुनाव प्रचार अब चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी के दिग्गज अलग अलग विधानसभा में ताकत झोंक रहे हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह के साथ ही तमाम स्टार प्रचारक और प्रदेश के नेता चुनावी रणभूमि में उतरे हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस इन नेताओं के निशाने पर है। सिवनी में भी पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस का एक एक घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते। गरीब के हक का पैसा जो हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। पीएम ने कहा कि मैं गरीबी से निकला हूं। गरीबी क्या होती है ये मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है। इसलिए एक बहुत बड़ा निर्णय मन में पक्का कर लिया है कि दिसंबर में जब प्रधानमंत्री अन्न योजना पूरी होगी तब आने वाले 5 वर्षों के लिए मुफ्त राशन की गारंटी हम देंगे। जनसभा में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी पीएम के निशाने पर रहे। पीएम मोदी ने कहा प्रदेश में कांग्रेस जीतने और सीएम की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। चुनाव तो कांग्रेस इसलिए लड़ रही है कि किसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा। पीएम ने कहा कि दोनों नेता अपने बेटे को सेट करने में प्रदेश को अपसेट कर रहे हैं। पीएम ने कहा कांग्रेस नेता फिल्मी हैं, उनके संवाद फिल्मी हैं, उनकी घोषणाएं फिल्मी हैं, उनके किरदार भी फिल्मी हैं और अब किरदार फिल्मी है तो जाहिर तौर पर सीन भी फिल्मी होगा। इसके अलावा पीएम ने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन रही है। उन्होंने चिताया कि जहां कांग्रेस आती है वहां सत्ता का अहंकार, लूट, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, माफिया राज यही सब फलता फूलता है। अब पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार प्रियंका गांधी ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और अडानी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियां गरीब को और गरीब बनाने की हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासनकाल में महिला अत्याचार बढ़ने का मुद्दा उठाया और कहा कि आज मध्य प्रदेश में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। वहीं भ्रष्टाचार, घोटाले और कमीशनखोरी के आरोप लगाते हुए कहा कि इस वजह से आम आदमी, किसान और युवा मारे मारे फिर रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए एमपी के चुनावी रण में भाजपा कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है और इस बार कौन होगा, कमल या कमलनाथ, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो स्टार प्रचारक हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो लगातार रैलियों में जाकर हुंकार भर रहे हैं और वार पलटवार हो रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है, वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहां के 2 बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? तो अब आप समझिए
कि आपका प्रदेश कहां पे है। 18 सालों से आपने देख लिया है, भ्रष्टाचार भुगत लिया है, महंगाई भुगत ली है, बेरोजगारी भुगत ली है। अब आपके सामने एक चुनाव है, आप चुनिए। आपको 5 साल और इन्हें मौका देना है कि आपका अत्याचार बढ़े, आप पे अत्याचार बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, महंगाई बढ़े और आप आगे न बढ़ पाए। इनके महल बनते जाएं बड़े बड़े, ये भ्रष्टाचार करते रहें, कहीं 200 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं आपने अब कल वीडियो एक जारी हुआ है एक केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का, आपने देखा होगा, हजारों करोड़, 100 करोड़ की बातें हो रही हैं। वहां अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में, सुनिए, एक दिन में। और देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है। देश का किसान 27 रुपए एक दिन कमाता है और अडानी जी सरकार की मदद से 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। है किसकी बनेगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से बात उठाई और निकाली जा रही है, देखिए बहुत कम दिन वोटिंग के हैं, अब ये कहना चाहिए। और जैसे जैसे चीज़ें आगे, तारीख नज़दीक आती जा रही है, और ज़्यादा मुखर होके कैसे एक दूसरे को घेरना है, कैसे उन चीज़ों को लाना है, कैसे उन मुद्दों, अब तो घोषणा पत्र भी आ चुके हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी बातों का बखान तो किया गया है, कैसे इसको पूरा करेंगे, कैसे बातें होंगी। पीएम मोदी जो बहुत ज़्यादा कटाक्ष तो करते थे, लेकिन इस तरह से नहीं सुना, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अब कह दिया, यहाँ पर जो इलेक्शन है वो अपने बेटों को बढ़ाना चाहते हैं, तो जब जो अपने बेटों को सेट कर रहे हैं वो यहाँ मध्य प्रदेश में सब अपसेट करेंगे, तो अब ये कितना सही है, इस चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमंत जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रमाकांत जी आपसे ही करना चाहूंगी। ये बात बड़ी तेजी से सुनने में आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है, बल्कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश में क्यों बोलूं, और खास तौर पर यहाँ पे इसलिए उसको बेटों वाली बात जो मध्य प्रदेश के लिए की गई है, क्योंकि दो चेहरे हैं, दोनों के बेटे राजनीति में हैं, अच्छे खासे पद पर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है शायद मध्य प्रदेश के लिए बहुत फोकसली बोला गया ये चीज़। लेकिन ये बात कि उनको सेट करने के लिए राजनीति हो रही है और इसके अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी किस मकसद से कर रही है, मुझे वो भी बता दीजिए, क्योंकि ऐसे तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें कांग्रेस के पास भी है ना। देखिए राखी जी, यहाँ पर हमें स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर में जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स रही है वो कहीं ना कहीं डायनेस्टी वाली पॉलिटिक्स रही। ये इतिहास रहा है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तो इतिहास रहा है। आपने देखा किस तरह से, अगर आदरणीय अगर जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर लें, फिर माननीय राजीव गांधी जी की बात कर लें, संजय गांधी जी की बात कर लें, इंदिरा गांधी जी की बात कर लें, प्रियंका की, राहुल, ये जो डायनेस्टी वाली जो पॉलिटिक्स है ये कांग्रेस की देन है और ये इतिहास बता रहा है। आज मध्य प्रदेश के अंदर में प्रधानमंत्री जी ने केवल यही संबोधन कहा ना, जो कि ये जो पॉलिटिक्स है, जो अपने बेटे को सेट करने की बात हो रही है, तो उन्होंने वही इतिहास को वहां पर यहाँ पर रखा है, वर्तमान में रख दिया है उन्होंने। तो ये डायनेस्टी वाली पॉलिटिक्स कांग्रेस की देन है, पहली बात। दूसरी बात आप देखेंगे, अभी मैं प्रियंका जी का मैं बाइट सुन रहा था, तो जैसे वो कह रही थी अपनी चुनावी रैली में, जो 18 साल से आपने मध्य प्रदेश के अंदर में क्या भुगता है, मैं तो कह रहा हूं देश 55 सालों से आपको भुगता है। और पिछला जो कार्यकाल 2014 से पहले का रहा, जिसमें आपने भ्रष्टाचार और घोटाले की आपने सीमा ही पार कर दी। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसे अनेक आवंटन थे, 100 से ज्यादा आवंटन थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था और फिर उसके बाद जाकर के टेंडर के लिए जो है सो फिर वो किया गया था। आपने हमने सबने देखा इस चीज को। तो जहां न्यायालय, आप एक चीज, दूसरी चीज मैं यहाँ पर एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जब प्रियंका जी हो या राहुल जी या सोनिया जी अभी अब कह रहे थे, जो कि अभी अडानी वाले ही मुद्दे भी उठा करके उन्होंने कहा 1600 करोड़ का आमदनी वो जो प्रतिदिन की बात कर रहे थे अभी,
तो राजस्थान के अंदर में जो अदानी जी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या झारखंड के अंदर में कर रहे हैं, या छत्तीसगढ़ के अंदर में कर रहे हैं, तो फिर उनको रोक देना हो। पहली दूसरी बात यह है जो कि आज राहुल जी हों या प्रियंका जी हों या सोनिया जी हों, उन्होंने कोई नौकरी तो की नहीं, लेकिन आज हजारों करोड़ के जिस तरह से उन्होंने अपने पास संपत्ति रखी है और जिस तरह से सारे जमानत पर बाहर हैं, तो मुझे तो लगता है जो कि कम से कम अपने अंदर मंथन तो करना चाहिए। जो कि हम जो बोल रहे हैं, क्या उसके अंदर में हम भी उसमें तो कहीं शामिल नहीं है? तो ये सारी चीजें आपको देखने में नजर आएगी। दूसरी बात ये है कि ये आज तो मान लीजिए अगर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, कल को लोकसभा चुनाव के अंदर में आप देखेंगे, तो इस तरह की बातें जो करने वाले हैं उनको अपने अंदर में मंथन करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है और सटीक कहा है उन्होंने, जो अपने बेटे को सेट करने की बात हो रही है, जो कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो चलती रहे और ऐसे ही जो है तो हम जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पर रमाकांत जी एक बात हमें देखनी होगी। देखिए, दोनों तरफ से बात तो आएगी। यदि यहाँ पर लग रहा है कि अपने बेटों को सेट करना है, मध्य प्रदेश को अपसेट करना है, तो ऐसे तो प्रियंका गांधी ने भी कह ही दिया और लगातार शुरू से ये बातें आई हैं कि पीएम मोदी फिर किसको सेट कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी किसको सेट कर रही है, अपनी दोस्ती को सेट कर रहे हैं या फिर दोस्ती का कोई, बहुत बार ये बातें आई हैं कि अपनी दोस्ती को आप बहुत एक संरक्षण दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उनकी ग्रोथ लगातार हो रही है। तो दोनों तरफ से बातें आ रही हैं, पिसेगा कौन? जनता। देखिए, मैं एक चीज जरूर यहाँ पर राखी जी बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी किसी को सेट करने नहीं, ये जनता को सेट करने के लिए आए हुए हैं, जनता की स्थिति को बदलने के लिए आए। देश के अंदर में विकास। आज एक चीज बताइए, क्या देश आत्मनिर्भर हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं यहाँ पर पैनल में बैठे अगर ईमानदारी से अगर कोई कहे तो मुझे लगता है जो कि देश आत्मनिर्भर हो रहा है। और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में, अब 2014 से पहले देश की अर्थव्यवस्था कितने पर थी? 10वीं अर्थव्यवस्था थी। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुके हैं और तीसरी की बात कर रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? देश के अंदर में आप कहेंगे महंगाई या बेरोजगारी, जिस तरह से हमने जिसके ऊपर चाहे एक एक वस्तु की बात कर लें, हम ये कह रहे हैं रोजगार में कहीं कोई कमी नहीं है। मैं आपको डाटा दूंगा, 1.39 करोड़ न्यू ईपीएफओ के अंदर में सब्सक्राइबर जुड़े हैं, वो आपको 2022-23 के अंदर में, और 1.27 करोड़ ये न्यू ईपीएफओ सब्सक्राइबर हुए हैं 2021-22 के रमाकांत जी, अंदर में। इस पे तो मैं प्रतिक्रिया व्यक्तिगत तब दूंगी जब इस पूरे डाटा को मैं देख के अपनी आंखों से समझ लूंगी और पढ़ लूंगी, क्योंकि धरातल पर चीजें बहुत अलग होती हैं। हम कह दें कि सब सही है तो मुझे लगता है उसको बिना देखे समझे तो नहीं माना जा सकता है। आंकड़ों की जो आंकड़ेबाजी होती है वो बहुत अलग हो जाती है कई बार। ठीक है, चलिए पंकज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। पंकज जी, पूरी बात आपने रमाकांत जी की सुनी होगी। यहाँ दो बातें हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि चुनाव जो होता है जनता निर्णायक भूमिका निभाती है, जो जनप्रतिनिधि को चुनती है बड़ी उम्मीदों के साथ चुनती है, एक अच्छी सरकार मिले, एक अच्छी योजनाएं मिले, जो विधायक चुना जाएगा, जिसकी सरकार बनेगी, बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत मुद्दे होते हैं, घोषणा पत्र, वादे, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो एक सेंटर पे पहुंचे हैं, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वहां पर यार कि कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है, पहले भी कहा गया, कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही कहा जा रहा है कि यहां पर मध्य प्रदेश में दोनों जो दिग्गज हैं वो अपने बेटों को सेट करना चाहते हैं और इसीलिए सोच रहे हैं कि बस वो सेट हो जाएं और राजनीति ऐसी चलती रहे। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं करना चाहती। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर मंचों में इस तरह की तर्कहीन बातें करेंगे तो हम कैसे देश को, प्रदेश को विकास की ओर ले जाएंगे? आपने जो किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। आपको अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए कि हमने 18 साल के इतिहास में ये किया, हमारे जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा, हमने ये इस वर्ष को ये फायदा किया, उस वर्ष को ये फायदा दिया, हमने समाज में इन लोगों को इस तरह से फायदा दिया, बच्चों में इस तरह की क्रियान्वित कार्य किए गए, शिक्षा के क्षेत्र में ये सुधार किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सुधार किया, पर ये बातें नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो एक पंचांग होता है उसमें 2003 से लेकर के 2023 के बीच का हमारे 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो वो वर्ष आएंगे ही नहीं। ये बार बार ले दे के पीछे की बातें करने चले जाते हैं कि 50 साल में क्या हुआ, 35 साल में क्या हुआ।
अरे आपने तो ट्रिपल इंजन की सरकार चलाई है, और मैं तो कहता हूँ आपने 5-5 इंजन की सरकार चलाई है। मध्य प्रदेश में कई वार्ड तो ऐसे थे। पंकज जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एक मिनट मैडम, अब आ रही है आपको आवाज? हाँ बोलिए। मेरा ये कहना है 5-5 इंजन की सरकार चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस तरह की व्यर्थ बातें करेंगे तो ये कैसे समझेंगे हम कि हमारे देश के, हमारे प्रदेश के नेता कोई क्रिएटिव बात करना चाह रहे हैं। ये जो बात कह रहे हैं कि अपने अपने बेटों को सेट करना चाह रहे हैं, कौन से अपने बेटों को एक्सपोज करके सेट करने की बात की जा रही है? हमारे किसी भी नेता के अंतर्गत ये बात, ये भावना विद्यमान ही नहीं है। सर्वप्रथम तो हम कांग्रेस को सत्ता में लाने का विचार कर रहे हैं, और ये जो पुत्र की राजनीति की बात करते हैं तो ये खुद ही देख ले, आकाश विजयवर्गीय जी का टिकट कटने पर कैलाश जी के मन में कितना दर्द रहा, वो क्या आपको नहीं मालूम था? क्या नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपने बच्चे के लिए टिकट मांगा और उन्हें टिकट मिला तो कितने नाराज रहे? क्या यह आपको नहीं मालूम था? क्या अनुराग ठाकुर कौन से वंशानुगत राजनीति के पर्याय नहीं है क्या? क्या ये जो बाबूलाल गौड़ की सीट पर जो लड़ रही हैं भाभी, क्या वो राजनीति के, कृष्णा गौड़ जी जो है वो राजनीति की पर्याय नहीं है क्या? ऐसी कई बातें हैं जो इनके वंशानुगत राजनीति की पर्याय है, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती मध्य प्रदेश के चुनाव में मुद्दों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जो किया है ना, उन बातों पे हमसे बात कीजिए ना। आप ये बताइए ना, आपने ये क्रिएटिविटी लाए, आपने समाज में ये कार्य किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्य किए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये कार्य किए हैं, आप प्रदेश को यह ऊंचाई पे लाए। एक कर्जों से भरा हुआ बीमारू प्रदेश स्थित बना दिया है आपने। 2018 में आप 1,75,000 करोड़ के कर्जे में थे, जो आज आप 4 लाख करोड़ के कर्जे के आसपास पहुंच चुके। आप स्वयं मनन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। इन बेवजह की बातों पर चुनाव लड़ने की बजाय आप इस पे इम्प्लीमेंटेशन कीजिए कि आपको चुनाव किन मुद्दों पे लड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए पंकज जी वापस आते हैं। आपको क्या कहना चाहिए? ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। हेमंत जी, आम आदमी पार्टी भी तीसरा मोर्चा, तीसरे विकल्प के रूप में बड़े जोर शोर से चुनावी प्रचार में है, और लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है, भले ही मध्य प्रदेश में 2 मुख्य दलों को गिना जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ी बात है यहाँ पर कि एक, जहाँ तक मुद्दों की बात है, मंच पे जब दिग्गज आते हैं तो जो बात करनी है वो नहीं करते हैं, कुछ और बात हो जाती है। आम आदमी पार्टी की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए भी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए यही स्टेटमेंट है, या आपकी एक स्ट्रैटेजी है? तो किस स्ट्रैटेजी पे आम आदमी पार्टी है? ये सवाल मैं इसलिए इस वक्त ले रही हूँ क्योंकि ये तो हमने बहुत सुन लिया, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, ठीक है, रोजगार की बात, ये तमाम चीजें सुनिए, मुद्दे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो कहीं और जा रहे हैं और कुछ और हो रहा है कि कैसे हम सामने वाले को कम दिखाएं। देखिए, आपने सही बात बोला कि जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को खुद के आईने में देखने की कोशिश करना चाहिए। उनके जो शागिर्द है अमित शाह जी, उन्होंने उनके बेटे को सेट नहीं किया क्या? मध्य प्रदेश में करीबन 10-12 सीट ऐसी है जिनमें परिवारवाद चला है। आप ध्रुव नारायण सिंह को देख लीजिए, भोपाल मध्य से, वो गोविंद नारायण सिंह एक सीएम है, उनके लड़के हैं। हर्ष, उनके भाई थे वो हर्ष सिंह, वो भी विधायक थे। आप संबलगढ़ सीट से सरला रावत को देख लीजिए, उनको नहीं सेट किया गया क्या? ये परिवारवाद का नियम है। कुक्षी विधानसभा से जयदीप पटेल है, वो भी रंजना सिंह बघेल के रिलेटिव है। बंडा विधानसभा से वीरेंद्र सिंह लंबरदार है, वो भी परिवारवाद का टिकट है। महाराजपुर से, और ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। खुद बीजेपी खुद करती है, और इनको इतना डर क्यों लगता है? 18 साल से पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया और कांग्रेस का डर दिखा के फिर से वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या हालत है मध्य प्रदेश की? 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, न शिक्षा में, न स्वास्थ्य में। सिर्फ एक काम में जरूर मध्य प्रदेश अव्वल बन रहा है, घोटालों में। व्यापम घोटाला देख लो, पटवारी घोटाला देख लो, डंपर घोटाला देख लो, आप संविदा शिक्षा वाला घोटाला देख लो। घोटालों से भरी हुई है, इतना बर्बाद कर दिया, इतनी बुरी तरह से हालत कर दी, फिर भी इसके बाद में कांग्रेस का डर दिखा के जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, देखिए ये बात तो है, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा जब कहते हैं ना कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि वो घिरी है किसी मुद्दे पे, खुद होके कब उस मुद्दे पे बात करेंगे कि हाँ ये घोटाला था,
कुछ लोगों के नाम थे, हम उस पर बात करेंगे। वो बात ही नहीं हो रही ना आरपी श्रीवास्तव जी। जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए उन मुद्दों से हटके बात हो रही है, और ये तब हो रहा है जब चुनाव के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। तो क्या बात नहीं करना चाहते, या लग रहा है कि एक दूसरे को कम दिखाने से ही शायद जीत जाएंगे, या फिर वो कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़े हम, कि नहीं इन्होंने ये किया था, इन्होंने ये किया था, छोटी छोटी चीज़ों को निकालें और एक दबाव बनाने की कोशिश, कि हम जनता के दिमाग में ये भरने की कोशिश कि नहीं ये बुरे हैं या ये बुरे हैं। देखिए राखी जी, जब भी चुनाव आता है तो ये दल जो है एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने का प्रयास करते हैं, वार करते हैं। कारण ये है, आप अभी देखिए प्रधानमंत्री जी का भाषण हम सुन रहे थे और उधर प्रियंका जी का भी सुन रहे थे। एक चीज़ जो है, बेटों के सेट करने वाली बात जो करना, देखिए मुद्दे दूसरे हैं। मध्य प्रदेश में एक कई तरह के मुद्दे हैं जिन पर बात करना चाहिए, यहाँ के डेवलपमेंट की बात करना चाहिए। मुझे लगता है डायनेस्टी की बात जो हमारे भाजपा प्रवक्ता ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि पहले से ही है, लेकिन सवाल है कि इन डायनेस्टी को कौन जिंदा रखता है। जनता ही चुनाव में वोट देती है और ये लोग जीत के आते हैं। जनता चाहे तो नहीं जिताए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो या अन्य दलों के नेता हो, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जो है अपने आने वाली पीढ़ी को जरूर राजनीति में उतारते हैं और जीत के भी चले जाते हैं, जनता उन्हें जिता देती है। तो जहाँ तक डायनेस्टी का सवाल हो तो अलग मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में ये है कि आज की हालात क्या हैं और उस पर हमने कितना डेवलपमेंट किया। हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने देश में विकास नहीं किया, बिल्कुल किया है, और इसके पहले की सरकारों ने भी विकास किया है, उसको भी खारिज नहीं किया जा सकता। सवाल ये उठता है कि सब लोग अपनी अपनी उपलब्धियाँ गिनाते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी है जिस पर कि आज भारतीय जनता पार्टी उसी ट्रैक पर चलती है। पहले आधार कार्ड का विरोध करती थी बनाने का, आज आधार कार्ड एक जो मुख्य जरिया है, और निश्चित रूप से उसके सहारे बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। आप जनधन योजना खुला, तमाम चीज़ें खुली। तो ऐसा नहीं है कि किसी के काम को एकदम से सीधे सिरे से खारिज किया जा सके। सवाल ये उठता है कि वर्तमान स्थिति है क्या प्रदेश में, और इस प्रदेश में अगर चुनाव होता है, इतने सालों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो धरातल पर नहीं है। हम आप जाके अभी हम लोग आप तो जीरो ग्राउंड पर हम आप खुद गए थे, आपने देखा होगा कि कई जगहों पर शौचालय नहीं है। बिल्कुल। कितना विरोध, कितना लोगों ने महिलाओं से बात करने पर उनकी परेशानी देखा। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, इसको बेहतर करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सरकार इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन सरकार को उसका जो काम है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए प्रॉपरली। और जिस प्रदेश में अगर ऐसी स्थिति नहीं हो तो निश्चित रूप से जनता ही निर्णायक है, और अगर वो अगला चुनाव जो चुनाव रिजल्ट आएंगे वो बताएंगे किसके मुद्दे कितने भारी हैं। और ये पारिवारिक आक्षेप या और भी सारी चीज़ें हैं, घपले घोटाले, ये तो हो ही रहे हैं, इन पर जांच पड़ताल हो रही है। जो लोग इसमें फंसे हुए जेल भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश में अन्य बड़े नेता आ रहे हों भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के, निश्चित रूप से अभी इस प्रदेश में एक बात ज़रूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये जो और अन्य सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, ये सारी सुविधाएं अभी भी अधूरी हैं, पूरी नहीं हुई हैं। इस दिशा में होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए और इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है रमाकांत जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है और बिल्कुल सही बात है कि हम मध्य प्रदेश के विकास की बात करते हैं, गांव के विकास की बात करते हैं, बहुत सारी योजनाएं भी हैं, बहुतों का लाभ भी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ये कह सकते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, समझा है। लेकिन जो स्थितियां अभी भी खराब हैं, मुझे लगता है उसके लिए एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। देखिए अब तो खैर इलेक्शन आ गया है, अब तो जो जनता निर्णय देगी, लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी या आम आदमी पार्टी, ये हर उस राजनीतिक दल के लिए बड़ा टास्क है, महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में जिसे भी जनता चुनती है उस पर आप कितना ध्यान दे रहे हैं। आज भी ग्रामीण स्तर पर वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए। आज के समय की मैं बात कर रही हूँ, महिलाएं वाकई परेशान हैं। ऐसा नहीं है जैसे सरकार ने बोला कि हम शौचालय बनाकर देंगे, बनाए गए हैं, लेकिन वो जिस तरह से बनाए गए हैं उसका कोई उपयोग नहीं है। वो लोग परेशान हैं, जब कहने जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। तो एक सिस्टम काम करता है, एक चेन काम करती है, उसको सुधारना होगा। हम हमेशा कहते हैं ना कि हम ये नहीं कह रहे कि कोई बड़ा चेहरा है या पीएम मोदी हैं तो हम कह दें कि भ्रष्टाचार है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो एक जरिया है, 1 बाय 1 एक सीढ़ी होती है काम करने के लिए, कि यहां से यहां, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद वहां पे जो भ्रष्टाचार की बात आती है ना, उसको एक
कसने की कोशिश करनी है, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन ऐसा अभी भी नहीं है। तो ये विश्वास जीतना जनता का कि हम उनके लिए ये करेंगे, ये टास्क होना चाहिए। बशर्ते जनता क्या सोचेगी। चलिए, आज बीजेपी ने यदि कह दिया कि कांग्रेस तो सिर्फ अपने बेटों का विकास करना चाहती है, 2 दिग्गज जो हैं वो अपने बेटों का विकास करना चाहते हैं, कांग्रेस कुछ भी नहीं, जनता को जो समझना है वो समझेगी, ठीक है। लेकिन हम यदि विकास की बात करते हैं तो वो उस पर फोकस करेगी कि हाँ, कोई एक काम की बात की गई। राखी जी की मैं बड़ी ही ईमानदारी के साथ कहूंगा, जो कि आप जब सत्ता में होते हैं तो आपके पास निश्चित तौर पर चुनौतियां भी होती हैं, और जिस जनता को आप रिप्रेजेंट करने के लिए आप सरकार में आते हैं और उनकी बातों को अगर नजरअंदाज किया जाए तो मुझे लगता है तो फिर सरकार बनने का कोई फायदा नहीं। मैं तो यही समझता हूँ। आज देश के अंदर में, केंद्र के अंदर में मोदी जी हैं, प्रदेश के अंदर में बहुत जगह भाजपा की सरकार है। मैं ये नहीं कहता हूं जो कि 100% विकास हो गया होगा, हो सकता है जो कि कहीं ना कहीं 2-4% की कमी रही होगी। मैं ये चीज मानने के लिए तैयार हूं कि बहुत ही ईमानदार मैं प्रवक्ता हूं, और मैं पार्टी के का भी जो भी मतलब जो उनका सब्जेक्ट होता है तो मैं उसमें भी ईमानदारी बरतने की कोशिश करता हूं। सरकार मध्य प्रदेश के अंदर में चाहे भाजपा की रहो या कांग्रेस की रही हो, 18 साल के अंदर में ये मैं जरूर कह सकता हूं, जैसे आपने कहा जो कि हम लोगों ने ग्राउंड पर जाकर के देखा, जो कि बहुत जगह शौचालय बने हुए हैं, वहां पर उसको जिस तरह से बनाया गया है वो शायद सुविधाजनक नहीं है। ये चीज मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर रहा। लेकिन सरकार का जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो 18 साल जब जनता चुन करके भेजी है, तो मुझे लगता है जो विश्वास है जनता का वो भाजपा के प्रति बिल्कुल है। ऐसा नहीं है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2-4 साल का काम नहीं है, ये 18 साल का है। तो मुझे लगता है जो कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर कमी होगी तो सरकार उस चीज को बिल्कुल ध्यान देगी और देखेगी। लेकिन 18 साल का जो जनता का आशीर्वाद जो मिला है उस सरकार को, जिन्होंने इस प्रदेश को संभाला है, इस प्रदेश में जो व्यवस्थाएं थी उसको संभाला है, आप कहेंगे हाँ ये जरूर हुआ। जैसे आपने व्यापम, मैं खुद ही इस चीज को जिक्र कर देता हूं, जैसे व्यापम हो या अन्य घोटाले की बात की मैं अगर करूं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर घोटाले हुए तो वहां पर सजाएं भी मिली, वहां पर अपना एजेंसियां काम भी की उन्होंने। ऐसा नहीं है जो कि हम यहाँ पर ये कहेंगे जो कि नहीं उसके ऊपर में एजेंसियां काम नहीं की, सरकार ने ईमानदारी के साथ उसके ऊपर में काम किया। हमारे अभी आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता अभी बैठे हुए हैं और कह रहे थे घोटाले की बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर अपने अगर व्यापम घोटाला हुआ तो उसके ऊपर में सरकार की कार्रवाई हुई, सजाएं मिली, तो मुझे लगता है जो कि कम से कम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर मित्र जो हमारे बैठे हुए हैं उनको भी स्वीकार करना चाहिए, जो कि आज जो दिल्ली के अंदर में जो घोटाला हुआ उसमें 338 करोड़ रुपया जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है, जो इस चीज को हम रिकॉग्नाइज और स्थायी तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। अभी तक आपने जांच क्यों नहीं करी? यदि 338 करोड़ का घोटाला था तो 10 महीने के बाद में भी अभी तक आपकी जांच ही पूर्ण नहीं हुई है। बिल्कुल, आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस समय में आप जांच पूरी करें। मित्र मेरे सुन लीजिए, आप जब बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, तो कहने का मतलब जो घोटाले की बात है वो जरूर हमें जो है सो बिल्कुल आप हमें शिक्षा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने घोटाले को बिल्कुल जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को रिकॉग्नाइज करने की बात करता है, आपके नेताओं को जमानत नहीं मिलती है, तो ये चीज भी आपको स्वीकार करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इस समय में आप जांच पूरी करें, आपने अभी तक जांच पूरी क्यों नहीं करी? अंदर में हो सकता है 4 से 5% की कोई कमी रही हो, मैं स्वीकार करता हूं इस चीज को। तो इसलिए मैं कहता हूं जो कि आम आदमी हो चाहे कांग्रेस हो, केवल बातें करने से नहीं, आपकी स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। जहां पर जिसकी कमी है उसकी स्वीकारोक्ति जनता के सामने होनी चाहिए, तभी आपकी ईमानदारी झलकेगी। ठीक है, पूरा सुना मैंने, और एक ही बात बोलूंगी क्योंकि मैं ना तो बीजेपी हूं, ना कांग्रेस हूं, ना आम आदमी पार्टी हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि जहां तक कार्रवाई करने की बात आई है, जितना मुझे मालूम है, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन सर छोटी छोटी जो लोग थे, मैंने कहा ना एक चेन है, जो फंसने थे वो फंस गए, जो मुख्य रूप से थे वो सब बच गए। अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। पंकज जी, बड़ी साफ गोई से अभी यहाँ पे रमाकांत जी ने बोला है
चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे अन्य घोटाले हो, जिसको लेकर कांग्रेस बहुत सवाल उठाती आई है कि आप लोग बात नहीं करते। वो बात कर रहे हैं खुल के इस मुद्दे पर और कह भी रहे हैं कि टाइम आपको भी बीच में मिला था और वैसे भी था तो हमने तो कार्रवाई की है, हमने दोषियों को सजा दिलाई है। तो फिर तो मुझे लगता है कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। पंकज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, पंकज जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। हेमंत जी, सेम सवाल आपसे भी है, बोलिएगा। देखिए कारम डैम घोटाला हुआ, जिसका बजट ही 3 गुना बनाया था, उनके दोषियों पे कोई कार्रवाई हुई। पटवारी घोटाले में आपने एक जांच बिठा दी, इसके बाद रोजगार दिया क्या? वो बेचारे बेरोजगार जो भर्ती घोटाले में थे वो आज भी ऐसे घूम रहे हैं। आप नर्सिंग होम घोटाले की जांच हुई, उसमें दोषियों को सजा मिली क्या? डंपर घोटाले की जांच हुई, उसको सजा मिली क्या? आप जांच समिति बिठा देंगे और टाल देंगे मामले को, तो कैसा काम चलेगा? और बात करते हैं दूसरी जगह की, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला कि इतने टाइम के बाद में भी आपने कथित आबकारी घोटाले की जांच क्यों नहीं पूरी करी? 10 महीने हो गए, आपने जांच क्यों नहीं करी? मतलब दाल में काला है। आपने प्लांटेड एक घोटाला बना दिया और उसमें लोगों को परेशान कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई मध्य प्रदेश क्यों नहीं आती है? दूसरे प्रदेशों में तो बहुत होती है, जबकि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गड्ढा है। पूरे हिंदुस्तान में यदि कहीं पे घोटाले होते हैं तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होते हैं। आप धार्मिक स्थल को नहीं छोड़ते हैं। उज्जैन जैसे धार्मिक स्थल में सप्तऋषि की मूर्तियां टूट जाती है। महिला अत्याचार में नंबर 1 है। आप एनसीआरबी के डाटा उठा के देख लीजिए, महिला अत्याचार कितना हो रहा है। कुपोषण में नंबर 1 है। ऐसी तो आपकी शासन करने की नीति है, और ऊपर से भी बोलते हो कि 18 साल में हमने बहुत कुछ किया। दूसरों से डरते क्यों? ये जनता है, जनता देखेगी कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी की नीति अच्छी है, और वो मुद्दे पे बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी मुद्दे पे बात करना चाहिए। मध्य प्रदेश को विकासशील या विकसित बनाने के लिए अभी तक कुछ प्रयास किए गए? कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया यहाँ पर? कोई नया उद्योग नहीं आया। तो मध्य प्रदेश तो और पिछड़े से पिछड़ा होता जा रहा है। इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री को। परिवारवाद तो वहां पर भी है, जयेश शाह जैसे लोगों को सेट किया जाता है। देखिए, मुझे तो लगता है बात इस चीज़ की भी होना चाहिए कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी भी यहाँ से है, कांग्रेस भी है, जो बिल्कुल चाह रहे हैं कि कैसे भी करके सत्ता में आए। लेकिन मुझे ये बताइए, इस पे कोई बात नहीं करता। आज इतना कर्जा है, कोई भी पार्टी आती है, मुझे बता दीजिए, हम मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को सस्ता देने की बात कर रही है। इतने कर्ज में से इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे, ये भी तो बात है, उस पे कोई बात नहीं करता। हाँ, बोलिए हेमंत जी। मैं बता रहा हूँ इसमें कैसे बजट आएगा। ये जो 50% का भ्रष्टाचार का रेट चल रहा है, यदि ये भ्रष्टाचार 0 हो जाएगा तो जो पैसा बचेगा उससे मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट होगा। दूसरा, जो फिजूल खर्ची हो रही है, मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम करते हैं, उसमें 150 करोड़ रुपए खर्चा होता है। इवेंट बनाते हैं, जैसे जैसे पाश्चात्य देशों में इवेंट होती है, ऐसी इवेंट बनाते हैं। ये फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? मध्य प्रदेश के ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा है। आपने सुचिता और सादेपन से काम करना चाहिए। इतनी लाडली बहनी योजना के बड़े बड़े मंच लगाएंगे, इस साइड महिलाओं को बिठाएंगे, इस साइड बताएंगे। अरे आप पाश्चात्य देशों के अभिनेता हो, फिजूल खर्ची कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का फिजूल खर्ची सबसे ज्यादा होता है, और भ्रष्टाचार जो है, यदि उसको रोकेंगे तो वो पैसा मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। ठीक है, रमाकांत जी, हाँ बोलिए। राखी जी, मैं बड़ा ही ईमानदारी के साथ यहाँ पर कहना चाहूंगा। क्या तर्क दे रहे हैं मुझे नहीं पता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, लाइन है। जब एक प्रोजेक्ट के अंदर में जब उनको पैसे खर्च करने की बात आई तो दिल्ली सरकार ने मना कर दिया था। मात्र एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। दिल्ली सरकार ने मना कर दिया, जो हमारे पास पैसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आपके पास पैसे नहीं है? मैं 3 साल का आपका एडवर्टीजमेंट के ऊपर में आपने कितना खर्च किया, क्या मैं वो ब्यौरा मंगाऊं? ये सुप्रीम कोर्ट का लाइन है, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यायालय का लाइन है। ऐसे आदमी यहाँ पर नेता प्रवक्ता बैठ करके और मुझे कहते हैं फिजूल खर्ची के ऊपर में हम बात कर रहे हैं। अरे फिजूल खर्ची तो जिस तरह से आप लोगों ने किया है, दिल्ली की जनता हो या अन्य प्रदेशों के अंदर में, राष्ट्रीय पार्टी तो आप बन गए, पंजाब के अंदर में सरकार बना ली, 1 लाख करोड़ रुपया आप लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच गए। अब आप कहते हैं जो कि नहीं, हमारे प्रदेश की आपने हर जगह आपने मुफ्त बांटने की कोशिश की। जो मुफ्त की रेवड़ी है,
जो मुफ्त की रेवड़ी है वो तो आपने वायदा तो कर लिया, लेकिन होगा कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसके बारे में कहीं नहीं सोचा। तो ये मैं कहना चाहता हूं, अपनी बात आप ईमानदारी से रखें। और ये कोई बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये न्यायालय का है, ये न्यायालय का कथन है, और इसके ऊपर में भी गौर करिए। ठीक है, जी राखी जी। पंकज जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पंकज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पंकज जी, चलिए, पंकज जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आरपी श्रीवास्तव जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर लाख दावे ये लोग कर लें, मुफ्त की रेवड़ी की बात कर लें, मुफ्त की योजनाओं की बात कर लें, हम कुछ नहीं लेंगे, तमाम चीजें करेंगे, लेकिन सच में इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाएगा, इस पे कोई भी दिग्गज बात नहीं कर रहा। मुझे एक भी चुनाव प्रचार में, जितनी मैंने देखे हैं या जितने दिग्गजों को मैंने सुना है अब तक मंच से, कोई ये नहीं बता रहा है कि उसको हम कैसे करेंगे या हमारी प्लानिंग क्या है। हम कर तो देंगे, अब जनता इतनी समझदार हो गई है कि आप कह तो रहे हो कर दोगे, लेकिन वो कैसा वाला कर दोगे वो अपने नतीजे से बता ही देगी। देखिए राखी जी, मुफ्त की रेवड़ी का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा होगा कि सरकारें कर्ज ले लेती हैं लोगों को बांटने के लिए। आप अभी देखी होंगे कि पिछले दिनों में मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 4-5 महीने के भीतर कितना बड़ा कर्ज लिया। सवाल है कि लाडली बहना, मैं ये नहीं कहता कि ऐसी योजनाएं नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए। जिन ज़रूरतमंद लोगों को पैसा मिलना चाहिए, उनको रोज़गार भी मिलना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि सारे लोग खुश तो हैं महिलाएं कि उनको 1000 रुपया महीना मिल रहा है, 1250 मिल रहा है, लेकिन वो एक जो है काउंटर ये भी बात कर रही हैं कि अगर रोज़गार हो जाता तो हम बेहतर कमाते खाते। उसके बारे में सोचने की किसी को चिंता नहीं है। दूसरी बात है कि न केवल मध्य प्रदेश, अन्य प्रदेशों में इस तरह की योजनाएं हैं जिसको प्रधानमंत्री जी भी कई बार बोल चुके हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ी है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार जब यहाँ पर मुफ्त की रेवड़ी बांटने लगती है तो उस समय रोक लगाना प्रधानमंत्री जी का काम है। हम ये नहीं मानते हैं कि कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर इस तरह की योजनाएं नहीं चल रही। गरीबों की मदद के लिए योजना चलनी चाहिए। जैसे खाद्यान्न के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 साल और बढ़ाएंगे, बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब देश में अनाज है तो लोग भूखे नहीं मरना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ काम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी बिल अगर आया है, सेंट्रल एक्ट है, और अगर उसके तहत अनाज दिया जाता है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब कैश बांटना शुरू कर देते हैं या लोगों के खाते में पैसा बिना काम के दिया जाता तो वो मुफ्त की रेवड़ी है। और चाहे जो भी दल कर रहे हों, निश्चित रूप से एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि ये पैसा आएगा कहाँ। यदि प्रदेश या देश कर्ज दर कर्ज लेता जाएगा और इस तरह की योजनाएं चलाएगा तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर एक चोट पहुंचती है। और इस बात को, दूसरी बात यह है कि देश के लोगों के, नागरिकों के टैक्स का पैसा है, उसमें कितनी जो है फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। उसको किसी भी चीज़ को इवेंट न बना करके जनता के बीच में सीधी सीधी योजनाएं जानी चाहिए, तमाम चीज़ें जानी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा होता कहाँ है। सीधा हर दल जो है अपने आप को बताने के लिए बड़े जो है इवेंट करता है और उसका रिजल्ट सिफर होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखने की जरूरत है राखी जी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में जो विभिन्न दल के नेता हैं वो बराबर लगातार एक कोशिश करते हैं कि अन्य दल के मुद्दों से अलग उनके पर्सनल लेवल पर आ जाते, पर्सनल छीटाकशी पर आ जाते हैं या उनके सिस्टम पर आ जाते हैं, और कोई न कोई दल कुछ न कुछ गलती कर बैठता है जिसकी वजह से वो मुद्दा मिल जाता है। लेकिन जो मूल मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, देखिए रोजगार अभी इतना ज़्यादा नहीं हो पाया है देश में कि लोगों को सही ढंग से रोजगार मिल सके, तो उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इस पर कोई दल बात न करके सीधे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर आ जाता है, और जिसकी वजह से क्या है कि जनता का ध्यान उधर से भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन अब देखना होगा कि इस चुनाव में जनता मुद्दों के आधार पर वोट देती है या फिर इन दावों इनके जो है इस तरह के बयानों के आधार पर वोट देती है। लेकिन हमें जहाँ तक ये लगता है, जहाँ तक हम आप या जो भी साथी जो फील्ड मैदानी रिपोर्टिंग करते हैं उनको पता है कि जनता भी काफ़ी समझदार हो गई है और वो मुद्दे समझना शुरू कर दिए। पुराना टाइम अब धीरे धीरे ख़त्म हो, जैसे जैसे आप देखिए मोबाइल, व्हाट्सएप पर तमाम चीज़ों पर सूचनाओं का एक बड़ा जाल है और उसके तहत उनको जानकारी मिलती है, तो वो भी अब जो है जांचना परखना दलों को शुरू करनी है। और वो दिन दूर नहीं कि जब कोई भी इस तरह की बातों से, मुद्दों से हट के अगर कोई दल राजनीति करेगा तो हो सकता है जनता उसको खारिज भी कर दे। बिल्कुल सही बात है, और ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है, क्योंकि आज उस जगह पे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, वो शहर का हो, उसे भी समझ में आता है। पहले एक लहर जैसा चलता था
जब बहुत ज़्यादा नहीं समझते थे, एक बड़ा कोई चेहरा है उस पर हो जाता था कि फूल का बटन दबाना है, कि पंजे का दबाना है, या कि झाड़ू पे दबाना। लेकिन अब ये आकलन भी होता है कि फूल के साथ क्या है, क्या योजनाएं हैं, कितना मिला है, पिछली बार क्या था, हाथ के साथ पंजे के साथ क्या है, झाड़ू के। मुझे लगता है तमाम चीज़ों को जनता बहुत अच्छे से समझ रही है और समझने के साथ ही वो अपना वोट देगी। क्योंकि अभी भी आप चले जाइए और आप खुलकर यदि उनसे पूछेंगे, उनका जवाब यही होता है, हमारे पास ये समस्या है, ये नहीं हुआ तो हम क्यों देंगे, हमारा काम होगा तो हम देंगे। ये किसी एक के लिए, दल के लिए नहीं कह रही हूं मैं, ये आप अमूमन कई लोगों से बात करके देखा है, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए। निश्चित तौर पर जिसकी वर्तमान में सरकार है उनके लिए थोड़ी चुनौतियां होती हैं, लेकिन बदलाव इतनी आसानी से जनता नहीं करती। यदि आपने 80% भी दिया है तो आपको रिवर्ट मिलेगा, लेकिन आपने सिर्फ कागजों में दिया है तो फिर कैसे आपको कुछ मिलेगा। पंकज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आ रही है आपको? बिल्कुल अब आ रही है, क्योंकि काफी देर से काफी क्वेश्चंस थे लेकिन आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। खैर, ओवरऑल हम जो अभी बात कर रहे हैं, लास्ट हमारी जो चर्चा चल रही थी वो ये थी कि कई सारी घोषणाओं की बात है, घोटालों की बात है, लेकिन पंकज जी मुझे ये बताइए, यदि मान लीजिए इस बार जनता कांग्रेस को आशीर्वाद दे दे, तो इतना जो कर्जा है, उसके बाद इतनी जो हमने कांग्रेस ने अपनी घोषणा करी है कि कर्ज माफी हो गई है, सिलेंडर सस्ता देंगे, तमाम चीजें करेंगे, कैसे कर पाएंगे? क्या उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है अभी? देखिए, इसका बिल्कुल सटीक जवाब जो है वो 2018 के चुनाव में देखा जा सकता है, जब शिवराज सिंह जी ने हमारे को 175 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा दिया था, और उस समय भी कमलनाथ जी ने किसान कर्ज माफी जैसी एक बहुत बड़ी घोषणा करी थी। कमलनाथ जी ने बिल्कुल प्लानिंग से उसको 3 चरणों में करना शुरू कर दिया था, जिसे प्रदेश पर भार भी नहीं आए, प्रदेश सुचारू रूप से चले और कोई भी योजनाओं में कहीं भी हमारा हाथ तक न हो। हमने 2 चरणों में बराबर किसान कर्ज माफी की योजना को समापन भी दे दिया था। तीसरे मेजर चरण में जब हम आने वाले थे तो दुर्भाग्यवश हमारी सरकार गिर गई। कमलनाथ जी ने हर काम को बिल्कुल प्लानिंग से किया था। जिस भाजपा वालों ने हमारे आईफा वाले कार्यक्रम का मजाक उड़ाया था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल कार्यक्रम होने जा रहा था। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए कमलनाथ जी द्वारा लिए गए जितने भी कार्य थे, जितने भी निर्णय थे, वो सभी सराहनीय थे। कमलनाथ जी की सरकार गिरने के पश्चात शिवराज जी ने कमलनाथ जी को कई हद तक इन विषयों पे फॉलो करने का प्रयास भी किया, परंतु उन्होंने उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया। एक विजन होता है एक प्रदेश को चलाने के लिए, प्रदेश की जनता को बताने के लिए कि हम आपके लिए सोचते हैं। कमलनाथ जी ने, आपको ध्यान हो तो, किसान कर्ज माफी के बाद दूसरी सबसे बड़ी योजना मध्य प्रदेश की बहनों के लिए 1500 रुपए की करी थी। शिवराज जी ने 1000 रुपए में शुरू किया, फिर 1250 किया, फिर 1500 की बात करने लग गए, फिर बोले मैं 3000 तक दे दूंगा। तो घोषणाएं करना महत्वपूर्ण नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना महत्वपूर्ण है। और इम्प्लीमेंटेशन भी ऐसा होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर, मध्य प्रदेश के शासन तंत्र के ऊपर, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र के ऊपर उसके कर्जे का भार न हो। प्रदेश खुशहाली की ओर जाए, प्रदेश में जितना अधिक आय का उत्सर्जन हो उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन भाजपा की सरकार, जो भाजपा के नेता है, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कंबल ओढ़ के सिर्फ घी पीने का काम कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि प्रदेश में कितना कर्जा बढ़ रहा है, हम कैसे रोजगार का सृजन करें, हम कैसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं लाएं, हम कैसे अच्छी उच्च शिक्षा प्रणाली लाएं। ये सिर्फ भ्रष्टाचार से लोटपोट सरकार है। इसीलिए आज ये अपने आप को बचाने के लिए अपने सांसदों को भी मैदान में उतार चुकी है, जो अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव में विधायक के चुनाव लड़ते हुए अपने अस्तित्व के संकट को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक जैसा मोमेंटम पहली बार मध्य प्रदेश के मतदाताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। वो चाहे मालवा हो, निमाड़ हो, बघेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, ग्वालियर, चंबल संभाग हो, रीवा हो, कहीं पर भी पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल रीजन हो, मतदाता एक ही विजन की बात कर रहा है। और जो उपचुनाव में जो सबसे बड़ा कमी हमको दिख रही थी वो ये थी कि कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी, उसे अभी जनता मुखर होकर याद कर रही है और पूरी ताकत से कमलनाथ जी को वापस लाने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि हमारे कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। जो थोड़ी देर के लिए मुझे कहने में कोई जो अतिशयोक्ति नहीं होगी, सिवनी से आनंद पंजवानी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक यंग युवा ऊर्जावान नेता है, पर वहां मुनमुन राय जी को उन्होंने तकलीफ में डाल रखा है और डेफिनेटली वो विधानसभा में नवीन युवा विधायक के रूप में दस्तक देने की स्थिति में है। तो ऐसे इम्प्लीमेंटेशन आपको पूरे प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कई नए विधायकों को आप जीतते हुए देखेंगे और ये कहीं ना कहीं नए मध्य प्रदेश के अंदर नई
तकनीकी और नई नीतियों के द्वारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश को गढ़ने का कार्य शुरू होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 दिसंबर के दिन कमलनाथ जी की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और वही हमारे भविष्य के भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, अब ये तो खैर देखिए जनता का निर्णय होगा। 3 तारीख को तो फिर से हम और आप सब बैठेंगे ही, तो तस्वीरें भी लगभग साफ होती चली जाएंगी कि क्या होना है। लेकिन ठीक है, निर्णायक जनता है, उन्हें क्या करना है। रमाकांत जी, बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस ना कई बार ये कहते आती है, जैसे बीजेपी कह देती है ना कि कुछ करना नहीं चाहते हैं, विकास ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ अपने परिवार को, अपने बेटों को, इन तमाम लोगों को एक प्रोग्रेस दिलानी है, इनको सेट करना है। वैसे बीजेपी भी कह रही है कि आप लोग बहुत डरे हुए हैं, कांग्रेस कह रही है आप लोग बहुत डरे हुए हैं, आपके तमाम सांसदों को आपने लगा रखा है कि कहीं ये सीट न चली जाए। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है वाकई में कि वो सांसद भी उसे बचा पाएंगे या नहीं। देखिए, इसे व्यक्तिगत मत लीजिएगा, लेकिन चुनौती तो है। तमाम सर्वे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पर हम भी गए, बड़ा कांटे का मुकाबला इस बार मध्य प्रदेश में माना जा रहा है। निश्चित तौर पर राखी जी, जब आप चुनाव में जाते हैं तो चुनौतियां होती है, चाहे आप निकाय चुनाव देख लें, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा। और जहां तक स्टार प्रचारकों की आप बात कर रहे हैं, जो कि हमने उनको उतार रखा है, तो हम तो निकाय चुनाव में भी ऐसे ही कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। चाहे मोदी जी हो, चाहे नड्डा साहब हो, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हो, हम लोग निकाय चुनाव में भी ऐसे ही एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, न कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर, या हम एक देखेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर में जब निकाय चुनाव थे तो उस समय में भी मुख्यमंत्री जी खुद भी जाते थे, और भी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे नड्डा साहब हो, अमित शाह हो, दिल्ली के अंदर में हर जगह, हर देश के हर कोने के अंदर में जब भी चुनाव होते हैं तो हमारे एक एक कार्यकर्ता कौन किस पद पर बैठा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग भी ग्राउंड जीरो के नेता है, हम लोग भी ग्राउंड पे काम करते हैं। हमारा भी संगठन, चाहे वो बूथ लेवल से लेकर के आप देखेंगे, चाहे घर घर जो संपर्क अभियान होता है उसमें भी आप देखेंगे, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर चैनलों पर बैठ करके बातें करते हैं, लेकिन जब पत्रक बांटना होता है तो हम भी घर घर जाकर के पत्रक बांटते हैं, हम भी बिल्कुल मिलते हैं जनता से, जनता की समस्या को सुलझाते हैं। तो इस तरह के काम होते हैं। तो मुझे लगता है जो कि डरने की कोई बात नहीं है। चुनाव में जाते हैं, चुनौतियां होती है, इसमें डरना कहाँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो कि इस तरह की बातें होती है, कांग्रेस जरूर कहती है जो कि भाजपा डरी हुई है, भाजपा डरी हुई है। डरना किससे? जनता से थोड़ी डरना होता है। जनता की बातों को हम प्रखरता से अपने प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा हो या संसद के अंदर में हो, हम बड़ी प्रखरता से रखते हैं। हम वो व्यक्ति नहीं है, जो संसद के अंदर में पैसे लेकर के प्रश्न पूछने वाली पार्टी है। राखी जी, मैं जाते जाते एक शब्द जरूर कहूंगा यहाँ पे। मैं कह रहा हूं जो कि हम वो पार्टी नहीं है, हम वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हम वो सांसद नहीं है जो पैसे लेकर के संसद में प्रश्न पूछने का काम करते हैं। हम बड़ी विनम्रता के साथ जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनको प्रखरता से उन प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जो कि चुनाव है, चुनौतियां होती है। चलिए, चुनाव है, चुनौतियां भी होती हैं और महत्वपूर्ण, लेकिन अब यही हो गया है, अपनी अपनी बात है, अपने अपने दावे हैं। जनता बहुत समझदार है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जितने दिन अभी और मिल रहे हैं, कुछ एक ऐसी बात हो जाए, एक विश्वास जीतने की जो बात होती है, तीनों ही राजनीतिक दल के लिए है। क्योंकि इस बार अमूमन कई इलेक्शंस हमने देखे, लेकिन इस बार जो लगातार बड़े बड़े चेहरे आए हैं मध्य प्रदेश में, और एक बार नहीं कई बार आए हैं, वो ये दिखाता है कि हाँ, कुछ चहल पहल, सुगबुगाहट और हलचल बड़ी तेजी से है। और जनता को भी बड़ा, मैं सच बताऊं आपको, एक आम जनता होने के नाते यदि मैं समझूं तो बड़ा उनको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा कि अरे वाह, मतलब इन्हें 4 बार आना पड़ रहा है, ठीक है हम भी बताएंगे। तो ये है, तो मुझे लगता है ना, उनसे बड़ा निर्णायक कोई, आप 4 बार आइए या 1 बार आइए, जिसने जो सेट कर लिया होना वही है। समय की भी सीमा है। हेमंत जी, जल्दी से कोई बात कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा के साथ साथ महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। एक तरफ आपने 3 करोड़ लाडली बहना थी, उसमें से सिर्फ कुछ बहनों को दे दिया, उनकी भी याद आपको कोरोना काल में नहीं आई जब सबसे ज्यादा वो परेशान थी। ठीक है, चलिए बीच में रोकूंगी हेमंत जी, क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, दिग्गजों की हुंकार है, वार पलटवार है, और इन सब के बीच में
किसकी सरकार होगी, ये एक बड़ा सवाल है और ये आने वाले समय में जनता 3 दिसंबर को पूरी तस्वीर साफ कर देगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।